हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रिलायबिलिटी के बारे में बताया था। आशा है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन फैक्टर्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि रिलायबिलिटी के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला फैक्टर या सबसे पहला कारक जो कि हमारी रिलायबिलिटी के ऊपर प्रभाव डालता है वो क्या है? आयु का प्रसार। यानी कि जब हम कोई टेस्ट बनाते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए बनाते हैं, किसी पर्टिकुलर विद्यार्थियों के लिए या व्यक्तियों के लिए या महिलाओं के लिए, जिसके लिए भी हम वो टेस्ट बनाते हैं उनका एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है। तो अगर किसी एक एज ग्रुप के लिए बनाया गया है तो थोड़ा सा वो कम रिलायबल होगा, और अगर वो वेरिएबल मतलब एज की जो प्रसार है वो ज्यादा है तो वो विश्वसनीय ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक टेस्ट 12 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया है और वहीं उसी के लिए दूसरा टेस्ट 11 से 16 साल तक के बच्चों के लिए बनाया गया है, तो नेचुरली जो टेस्ट 11 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया है उसका रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ज्यादा होगा, यानी कि वो ज्यादा रिलायबल होगा। इसी में दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? समूह प्रसार, यानी कि ग्रुप वेरिएंस, है ना। जो अब अगर किसी समूह का प्रसार अधिक है, जैसे हम कहते हैं ना, इस समूह पे एडमिनिस्टर करा, इस समूह के ऊपर एडमिनिस्टर करा, क्लास 6 के विद्यार्थियों के ऊपर एडमिनिस्टर करा, क्लास 7 के विद्यार्थियों के ऊपर एडमिनिस्टर करा, या पीयर जो हमारे टीनेज बच्चे उनके ऊपर करा, तो किस समूह के ऊपर हम उस टेस्ट को प्रसारित कर रहे हैं। समूह का वेरिएंस जितना ज्यादा होगा, समूह जितना विषमांगी होगा, रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और समूह अगर एक से बच्चे होंगे तो वो वहाँ पे रिलायबिलिटी कम होगी, यानी कि समजातीय समूहों की अपेक्षा विषम जातीय समूहों पर उसका रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ज्यादा होगा। और समूह के जो व्यक्ति है, उनके जो शील गुण है, उनकी जो योग्यताएं हैं, उसमें जितना ज्यादा विचलन होगा, जितना ज्यादा डेविएशन होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, उसका कोफिशिएंट उतना ज्यादा होगा। यानी कि जो समूह का प्रसार है, जो समूह का फैलाव है, उसके ऊपर भी हमारा ये रिलायबिलिटी कोफिशिएंट डिपेंड करता है। तीसरा क्या है? फलांक प्रसार। फलांक प्रसार मतलब कि जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके जो अंक आ रहे हैं, उनका प्रसार जितना अधिक होगा वो भी उतना ज्यादा रिलायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक टेस्ट का जो फलांक प्रसार है वो 20 से 44 के बीच में है, और दूसरे उसका जो प्रसार है वो 20 से 25 के बीच में है, तो नेचुरली जिसका फलांक प्रसार 20 से 44 से 45 के बीच में है उसका रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ज्यादा होगा, और जिनका प्रसार 20 से 25 के बीच में है उनका रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कम होगा। इसके बाद आ जाता है जो हमारे टेस्ट की लंबाई है, यानी कि जो हमने टेस्ट कंस्ट्रक्ट करा है उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है या जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। अगर हम टेस्ट की लंबाई बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है? उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो टेस्ट की जो लंबाई है और उसको रिलायबिलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम किस प्रकार से शो करते हैं? RNN, यानी कि जो रिलायबिलिटी है, परीक्षा की लंबाई बढ़ाने के बाद में जो प्राप्त होने वाली विश्वसनीयता है, अगर हम उसको n टाइम्स बढ़ाते हैं तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल rr। स्मॉल rr बराबर क्या हो जाता है? n इंटू r11 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n-1 इंटू r1, जहाँ पर r1 जो है वो
मौलिक परीक्षा की लंबाई है, R11 जो है वो जो हमारा ओरिजिनल पर फॉर्म है उसका टेस्ट का उसकी लंबाई है, और N जो है वो लंबाई बढ़ाने के बाद प्राप्त होने वाली विश्वसनीयता है, और N जो है वो लंबाई बढ़ाने वाले कारक है। तो ये हम अभी आपको आगे जब रिलायबिलिटी निकालने वाला वो होगा तो उसमें हम और अच्छे से बढ़ा देंगे। तो हम लोगों ने यही देखा है कि अगर परीक्षण की लंबाई हम बढ़ा देते हैं तो उसका विश्वसनीयता जो गुणांक जो है, जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है, वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि लंबाई बढ़ने के साथ साथ जो मापन के अवसर के समय जो त्रुटियां होती हैं वो भी कम होती जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो परीक्षणों के मध्य समानांतर जो समयांतर है, जैसे दो परीक्षणों के बीच में जो जैसे हमने एक आज लिया, दूसरा एक हफ्ते बाद लिया या 10 दिन बाद लिया, तो जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड जितना अधिक होगा उतना ही उसकी विश्वसनीयता कम होती जाएगी। क्योंकि होता क्या है, सपोज आपने एक टेस्ट आज लिया, दूसरा टेस्ट अगर आप 6 महीने बाद लेंगे या 1 साल बाद लेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस बीच में छात्रों की जो एज बढ़ जाएगी, उनकी जो मेंटल पावर है वो बढ़ जाएगी, उनकी बुद्धि बढ़ जाएगी, उनका जो बहुत सारी चीज़ें उनको स्मृति हो जाएंगी, वो कुछ चीज़ें भूल जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। इसलिए जो टाइम इंटरवल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने समय अंतर से प्रशासित किया जाएगा उसका जिससे जैसे टाइम पीरियड हम बढ़ाते जाएंगे उसका विश्वसनीयता गुणांक कम आता जाएगा, क्योंकि दोनों टाइम पीरियड में व्यक्ति की जो स्मृति है, उसकी जो विस्मृति है, उसके जो अनुभव हैं, उसके जो संवेग हैं, उनका बहुत सारा जो इफेक्ट है वो उसकी रिलायबिलिटी कोफिशिएंट के ऊपर पड़ता है। तो आप एक तरह से क्या कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो है वो टाइम इंटरवल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे आप टाइम इंटरवल बढ़ाते जाएंगे कोफिशिएंट आपका कम होता जाएगा या रिलायबिलिटी कम होती जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है, अभ्यास एवं अनुभवों का प्रयोग। अब नेचुरली देखिए, जब आप बोर्ड के एग्जाम देते हैं या आप मैथ्स में करते हैं तो मम्मी क्या कहती है, बेटा प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। एग्जाम्स में भी आपके जो टीचर्स हैं या घर पे मम्मी है या पेरेंट्स हैं वो आपसे क्या कहते हैं कि बेटा लिख के प्रैक्टिस करो, बेटा लिख के प्रैक्टिस करो। जब आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो आप 10-10 साल के पेपर्स, 5-5 साल के पेपर्स सॉल्व करने को मम्मी कहती हैं। किस लिए कहती है? जिससे कि आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए। तो इसी तरह से जब आप कोई टेस्ट एडमिनिस्टर करते हो तो जब आपने पहली बार करा तो आपने करा, आपको आइडिया लगा, लेकिन जब आपने उसको दोबारा करा तो आपको उसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस हुई और पहली बार जो आपने करा था उसके अनुभव आपके रहे, आपको अभ्यास रहा, तो वो सारी चीज़ों का इसके जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या हो जाता है, फलांकों की संगति, यानी कि जो आपको रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं जब आप टेस्ट देते हैं तो जो उसका हम मूल्यांकन करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उस समय हम कभी आपको किसी क्वेश्चन, सपोज 5 नंबर का क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम उसमें क्या करते हैं, कहीं पर हम कभी कोई एग्जामिनर 4 दे देता है, कोई एग्जामिनर 3 दे देता है, कोई एग्जामिनर 2.5 दे देता है, कोई एग्जामिनर 3.5 देता है। तो वहाँ पर जो हमारी प्रक्षेपण की जो हमारी रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है वो हमारा प्रभावी होता है। जितने भी हमारी प्रक्षेपी प्रविधियां हैं, यानी कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, जिनके मतलब स्कोरिंग की कोई प्रॉपर
ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है। वहाँ पर क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न विद्वान जो हैं, जो उसके मास्टर्स हैं, वो अपनी अपनी दृष्टिकोणों से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो तो वो कभी आपको ड्राइंग बनाने को देता है, या आपने तारे ज़मीन पे पिक्चर देखी होगी, वो उसकी ड्राइंग से देखता है कि बच्चा कैसे धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से अलग होता चला जा रहा है, माँ बाप से धीरे 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 अलग होता चला जाता है। तो वो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपने अपने हिसाब से उस चीज़ों का इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है परीक्षार्थी की स्थिति। अब टेस्ट के एडमिनिस्टर करने में, सपोज आपने एक टेस्ट आज कराया और दूसरा टेस्ट 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद हम करते हैं, तो उस बीच में हो सकता है कि जो आपका परीक्षार्थी है उसकी शारीरिक स्थिति खराब हो गई हो, मानसिक स्थिति खराब हो गई हो, या उसकी संवेगात्मक स्थिति में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि उसकी उस मन स्थिति के ऊपर प्रभाव डालते। हो सकता है उसको बुखार आ गया तो वो फिजिकली बैठने में उतना कंफर्टेबल महसूस ना कर रहा हो सकता है उसके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई हो जिससे कि वो मेंटली सफ़र कर रहा हो, या हो सकता है उसका मम्मी से या अपने किसी अच्छे दोस्त से झगड़ा हो गया हो जिससे कि वो इमोशनली डिस्टर्ब हो। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो कि इसके ऊपर ये जो आपका रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है उसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। और उसी की वजह से क्या होता है कि एग्ज़ाम से पहले परीक्षा जो छात्र है उसका परीक्षा में रुचि नहीं होता है, या परीक्षा में ध्यान नहीं होता है, उसमें परीक्षा में घबराहट होने लगती है, उसको नर्वसनेस हो जाती है। आपने देखा परीक्षा से पहले एग्ज़ाम बच्चों को फीवर आ जाता है, या उनके पेट में दर्द होने लगता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हमारे रिलायबिलिटी कोफिशिएंट के ऊपर प्रभाव डालती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या कहलाता है, वातावरण। जो हमारा वातावरण है वो भी रिलायबिलिटी कोफिशिएंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब देखिए, जब आप किसी टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं तो नॉर्मली तो हम कोशिश ये करते हैं ना कि हमारे क्लास का वातावरण बिल्कुल शांत रहे, कोई शोरगुल ना हो, है ना, कोई अंधेरा ना हो, या बच्चों की बैठने की उचित व्यवस्था हो, और या कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, या बच्चे बहुत पास पास बैठे होते हैं तो वो आपस में चीटिंग भी कर लेते हैं, या वो कई बार जो हम बच्चों को आदेश देते हैं, या बच्चे को जो भी हम टेस्ट को एडमिनिस्टर करते समय जो हम सूचनाएं देते हैं वो बच्चे उसको समझ नहीं पाते। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि या एकदम से लाइट चली जाती है, या कोई भी ऐसा अवरोध आपका आ सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपकी परीक्षा की विश्वसनीयता को कम कर देती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षक की स्थिति। कई बार कैसा होता है कि परीक्षक से अंकन में भी गलती हो जाती है। जिस समय हम आपको नंबरिंग कर रहे होते हैं, जिस समय आपकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं, तो उस समय भी हमसे आपके उसमें गलती हो जाती है। हो सकता है कि हम परीक्षा से पूर्व जो आपको आदेश दे रहे हो वो हमने सही से ना दिए हो सकता है हम आपका कोई आंसर चेक करना भूल गए हो, या वो छूट गया हो, इंटेंशनली हमने ना करा हो, गलती से छूट गया हो, या हमने उसको इनफ भाषा का प्रयोग ना करा हो, निश्चित नियमों की अवहेलना करा हो। ये सारी चीजें हमारी होती हैं जो कि इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर प्रभाव डालती है। बाकी बच्चों किस प्रकार से निकालते हैं रिलायबिलिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।